नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई के खार इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीबी ब्रीज नाम की इमारत जिसमें कंगना रनौत रहती हैं। 5वें माले पर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। 3 फ्लैट उनका यहां पर है और इन फ्लैट्स को लेकर भी कार्रवाई की तलवार उन पर लटक रही है, लेकिन कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। लेकिन जो दूसरी सबसे अहम जो खबर है, जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, वो है उनके दफ्तर में हुई तोड़क कार्रवाई, जिसको लेकर जो जवाब है बीएमसी का उन्होंने आज बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है और इस मामले को 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। इस बीच अपने टूटे हुए दफ्तर को देखने के लिए कंगना रनौत आज पहुंची। मायूस नजर आई कुछ तस्वीरों में, लेकिन मीडिया से दूरी बनाकर रखते हुए भी ट्विटर पर हमलावर उनके तेवर नजर आए। कंगना रनौत को हिमाचल की बेटी बताते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र सरकार की निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कंगना रनौत के साथ पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, पूरा हिमाचल नहीं पूरा देश उनके साथ है। ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से जो महाराष्ट्र की सरकार ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो निंदनीय है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कंगना हिमाचल की बेटी है, हिमाचल का हर आदमी तो उनके साथ है ही है, लेकिन पूरा राष्ट्र उनके साथ इस घटना में जो है जुड़ता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी चूक की है। एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो है कतई जो है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। गुरुवार को भी कंगना रनौत पर मीडिया की नजरें रहीं। वो घर से निकली तब भी और दफ्तर पहुंची तब भी। दफ्तर में उन्होंने बीएमसी की तोड़फोड़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। बताया जाता है कि कंगना रनौत ने पाली हिल का बंगला करीब 20 करोड़ में 2017 में खरीदा था, जिसका एक हिस्सा टूटने के बाद हमने उनका गुस्सा ट्विटर के जरिए देखा। अपने टूटे हुए दफ्तर को देखने के लिए करीब 4 बजे वो अपने दफ्तर पहुंची। कैमरों की तरफ देखकर उन्होंने हाथ हिलाया, लेकिन माइक से दूरी बना के रखी। अंदर गई, करीब 10 मिनट तक अंदर रही और मायूसी की तस्वीरें कई कैमरों में कैद हुई। इस बीच बीएमसी ने इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके मामले में 22 सितंबर तक के लिए स्टे ऑर्डर दे दिया है। हाईकोर्ट में बीएमसी ने कहा, याचिकाकर्ता ने कई गैर कानूनी निर्माण किए थे और उसके लिए उसे नोटिस दिया गया। याचिकाकर्ता के यहाँ कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं हुआ तो इसे चिपकाया गया। 24 घंटे में जवाब मांगा गया था। जवाब की जगह 7 दिन का समय मांगा गया था। कानूनन 24 घंटे के नोटिस के बाद गैर कानूनी निर्माण हटाया जा सकता है। दिलचस्प यह है कि गुरुवार को भी कंगना रनौत बिल्कुल राजनीतिक अंदाज में उद्धव ही नहीं, कांग्रेस पर भी हमले करते नजर आईं। शिवसेना को सोनिया सेना तक कह डाला। शाम को एनडीए के घटक आरपीआई के नेता रामदास आठवले उनसे मिलने भी पहुंचे। कंगना ने कहा, सरकार बैकफुट पर है, इसलिए अटकलें यहां तक चल रही हैं कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। हिमाचल में कंगना रनौत की मां ने बकायदा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। अब हम मोदी जी के साथ हैं। हाँ, जयराम जी। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण और बीएमसी की तोड़क कार्रवाई का मुद्दा अदालत में लंबित है और सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। मतलब तब तक ये राजनीति और बयानबाजी जारी रहेगी। मुंबई से पूजा भारद्वाज के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस बीच रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई और कल सेशंस कोर्ट अपना फैसला इस पर सुनाएगा। इस बीच रिया चक्रवर्ती के मामले में एक नया मोड़ आता दिख रहा है, जब सेशंस कोर्ट में रिया ने जमानत याचिका देते हुए कहा कि गिरफ्तार करते वक्त एनसीबी उनके जिस कबूलनामे की बात कर रही थी उसके लिए उन्हें मजबूर किया गया। अब कोर्ट में रिया इन सभी बयानों से पलट गई हैं। आपको बता दें कि सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया और शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुंबई के भायखला जेल में रखा गया है। फ्रांस से आए लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर से शामिल हो गए। इसको लेकर जो समारोह आयोजित हुआ उसमें हमारे रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री मौजूद रहे। चीन के साथ जो मौजूदा तनाव की स्थिति बनी हुई है उसके दौरान इसका भारतीय वायुसेना में शामिल होना बेहद ही अहम माना जा रहा है। पानी की बौछारों के बीच से निकला रफाल। अंबाला में वायुसेना के हवाई अड्डे से इसने उड़ान भरी तो जैसे आसमान में हलचल मच गई। रफ्तार के बीच असंभव लगती कलाबाजियां खाते रफाल ने बताया कि वह कितना ताकतवर है। चीन से जारी विवाद के दौरान रफाल के आने का अपना एक सामरिक महत्व है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए
इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। इसी 27 जुलाई को फ्रांस से आए हैं 5 विमान। अगले 2 सालों में भारतीय वायुसेना के पास ऐसे कुल 36 विमान हो जाएंगे। इन्हें 4.5 पीढ़ी का बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है। 2130 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकने वाले ये विमान मेटियोर, स्कल्प, मिका और हैमर जैसे घातक मिसाइलों से लैस हैं। ये हवा में 150 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और जमीन में 300 किलोमीटर तक के निशाने इनके रेंज में आते हैं। ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं और 1 मिनट में 60,000 फुट तक उड़ सकते हैं। 10 टन का वजन ले जा सकते हैं। अंबाला में हुए समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के अलावे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी मौजूद थे। Today is a stellar achievement for both of our countries. Together, we are writing a new chapter in India-France defense ties. As you may know, Rafale literally means gust of wind in French, and I like to think that this is also a symbol of the strong ties between our two countries. Our partnership will be even more crucial in the post-pandemic world. I'm confident that we will emerge from this current challenge more resilient and innovative than before. ये चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से बेहतर विमान बताए जा रहे हैं। जाहिर है अभी इनकी अहमियत अलग तरह की है। राफाल के शामिल होते ही आज हमारी सामरिक ताकत के इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ गया। गेम चेंजर राफाल की पहचान इसकी रफ्तार और इसमें लगे हथियार से है। अंबाला एयरबेस से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी के दौरान जबरदस्त विरोध के बावजूद कराई गई जेईई परीक्षाओं में 2,33,000 बच्चे शामिल नहीं हो पाए। ये हम नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े कह रहे हैं। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम अभिषेक भराजकर है। महाराष्ट्र के लातूर में रहने वाले अभिषेक भराजकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बावजूद जेईई की परीक्षा देने नहीं गए। अभिषेक के मुताबिक घर में बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं और उन्हें डर था कि अगर वो पेपर देने गए तो उनके जरिए संक्रमण उनके घर तक पहुंच सकता था। मुझे 2 तारीख को एग्जाम देना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने जेईई बीटेक का एग्जाम दिया नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरी स्टडी नहीं हुई थी या मैं एग्जाम देने से डर रहा था। मैं किसी को खतरे में नहीं डाल सकता था। घर पे पापा को भी शुगर है और घर में दादी जी भी रहती है, तो मैं 2 तारीख का एग्जाम देने का मुझे एकदम सही नहीं लगा। अभिषेक जैसे 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोरोना के चलते जेईई की परीक्षा नहीं दी। एसओपी फॉलो नहीं करी जा रही थी और मैं अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। मैं अब 2021 में जनवरी में परीक्षा दूंगा। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल आवेदन करने के बावजूद 5 से 6% बच्चे इम्तिहान नहीं देते, लेकिन 2020 में ये आंकड़ा 26% का है, यानी परीक्षार्थियों की तादाद में काफी कमी आई है। बुधवार को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब देते हुए ये जानकारी दी। जेईई के एग्जाम में 2 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन करने के बाद भी पेपर देने नहीं आए कोरोना काल में, और अब 13 तारीख को नीट की परीक्षाएं हैं। इसमें 14 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचेंगे जिन्होंने अप्लाई किया है। कितने आएंगे असल में ये बाद में पता चलेगा। और ये परीक्षाएं ऐसे वक्त हो रही हैं जब हर रोज भारत में विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और हर रोज लगभग 1000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि कोरोना काल में जिन स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ाई उन पर कार्रवाई होगी। सरकार ने मशहूर संस्कृति स्कूल को फीस बढ़ाने की दी गई इजाज़त भी वापस ले ली है। साथ ही कहा है कि तमाम जो निजी स्कूल हैं वो ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निर्देश दिए हैं कि संस्कृति स्कूल को फीस बढ़ाने की जो अनुमति दी गई है वो वापस ले ली जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट कर रहा है डीपीएस मथुरा रोड। उन्होंने एनुअल फीस भी चार्ज कर रहे हैं और वो फीस भी उन्होंने ट्यूशन फीस भी इंक्रीज किया है इस साल। मेल डाली है, हमें मेल का कोई रिप्लाई नहीं है। यहाँ पर आके हम मिलने की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल हमसे मिल नहीं रहे और उन्होंने नॉन पेमेंट ऑफ फी की वजह से दोनों बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस खत्म कर दिया है। बिल्कुल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस साफ ऐलान के बावजूद क्या दिल्ली के निजी स्कूलों में ऐसे आंदोलन थम जाएंगे? सरकार के लगातार ऐलान और पत्र लिखने के बावजूद निजी स्कूल बेलगाम हैं और अभिभावक प्रदर्शन करने को मजबूर। कोरोना काल में अप्रैल, मई और जून की स्कूलों की फीस की माफ़ी दी जाए और आगे की फीस ऑनलाइन स्टडीज के हिसाब से निर्धारित करी जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस कोरोना काल में बड़े छोटे सारे बिजनेस ठप हो गए हैं और हमारे जितनी भी सेविंग्स थी सारी की सारी घर के खर्चों में निकल कर कोई अर्निंग भी नहीं हो रही हमारी। हम सभी पेरेंट्स ने स्कूल को एक मेल भेजी थी जिसमें हमने स्कूल को यह अवगत कराया था कि स्कूल हमसे ट्यूशन फीस ले ले और कंपोजिट फीस के नाम पर अदर चार्जेस जैसे एनुअल डे चार्ज, स्पोर्ट्स डे चार्ज, आई कार्ड चार्ज आदि ना ले। स्कूल ने हमारी इस मेल पर अभी तक जवाब नहीं दिया है और हमें डेली स्कूल से फुल कंपोजिट फी डिपॉजिट के मैसेज आते हैं। इसके पहले दिल्ली सरकार सभी स्कूलों को निर्देश देती रही है कि पूरी फीस न वसूल की जाए। कुछ स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया, लेकिन दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते कई स्कूल अगस्त से फीस बढ़ाकर ले रहे हैं। दिल्ली सरकार, शिक्षा विभाग उसके ऊपर, स्कूलों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? 18 अप्रैल के ऑर्डर के बाद लगभग हर स्कूल ने उस ऑर्डर का वॉलेट किया और 28 अगस्त का ऑर्डर भी जो सरकार ने निकाला है, हम ये कहते हैं वो खाना पुट्टी है, क्योंकि उसके बावजूद आज कितने स्कूल ऐसे हैं जो पेरेंट्स को, बच्चों को हरास कर रहे हैं, पेरेंट्स को बढ़ी हुई फीस वापस नहीं दे रहे और भी बहुत सारी समस्या लेके पेरेंट्स जा रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद में भी बहुत सारे अभिभावक फीस कम करने को लेकर बीते 7 दिनों से इस तरह का धरना प्रदर्शन दे रहे थे। बुधवार देर शाम कोरोना वायरस फैलने की बात कहकर प्रशासन ने जबरदस्ती धरना दे रहे अभिभावकों को भगा दिया, कुछ को हिरासत में ले लिया। यहां अब पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। फीस कम करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी कई महिलाएं बीमार हैं। जब से हमारे 4 साथियों को पुलिस उठाकर लेकर गई है, जिसमें साधना जी भी हैं जो डायबिटिक हैं और 2 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हैं। किसी भी परिवार के सदस्य को कोई खबर नहीं है कि चारों लोग कहाँ हैं, पुलिस ने कहाँ रखा है। प्रशासन की तरफ से कोई न्यूज़ अभी तक नहीं पता चली है। देश भर में करीब 5 लाख प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हैं। इन स्कूलों से करीब 20 लाख शिक्षक भी जुड़ा हुआ है। स्कूलों का कहना है कि सरकारी बोर्ड हमसे पूरा पैसा ले रहे हैं। नीसा ने एक सर्वे कराया जिसपे ये निकल कर आया कि 80% स्कूलों को 2% तक पूरी फीस आ रही है। ऐसे में वो अपने टीचर्स का वेतन कैसे दे सकते हैं, अपनी बसेस की EMI कैसे जमा करवा सकते हैं। तो ऐसे में टीचर्स बेरोजगार हो रहे हैं। बहुत सारे स्कूल संचालकों ने आत्महत्या कर ली है, बहुत टीचर्स भी बेरोजगार होकर आत्महत्या कर रहे हैं, जो एक बहुत दुखद समाचार है। और ऐसे में शिक्षा बोर्ड भी जो है बच्चों पर दबाव डाल रहा है कि वो बोर्ड फीस जमा कराए। तो मेरी ये मांग है कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड CBSE और अन्य बोर्ड भी ऐसे अभिभावकों की बोर्ड फीस भी माफ करे और बच्चों को DBT करके भी मदद की जाए और टीचर्स की भी केंद्र सरकार राहत पैकेज अनाउंस करके मदद करने की घोषणा करे। कोरोना काल में फीस कम करने का मुद्दा अभिभावक सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारों के सामने उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी है। हालांकि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल भी हैं जिन्होंने खुद से फीस कम करने की पहल भी की है। 100 साल बाद आई इस कोरोना की आपदा से हर शख्स परेशान है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, बहुतों का व्यापार चौपट हो गया और तमाम सारे लोगों की तनख्वाहें कम हो गईं। इसी के चलते हाल के दिनों में दिल्ली से लेकर
देश के अलग अलग जगहों पर फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों के साथ अभिभावकों की टकराहट बढ़ी है, लेकिन अब तक ना तो सरकार और ना ही प्राइवेट स्कूल इस समस्या का कोई बीच का हल खोजने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दिल्ली से सचिन गुप्ता और मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के नजदीक नेशनल हाईवे 44 को रोककर किसानों ने आज प्रदर्शन किया। ये जो प्रदर्शन है वो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खेती संबंधित अध्यादेश के खिलाफ था। जब ये प्रदर्शन हो रहा था उस बीच किसान और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। कुरुक्षेत्र में किसानों के इस विराट प्रदर्शन से निपटना पुलिस के लिए आसान नहीं था। उन पर लाठीचार्ज हुआ। गुस्साए हुए किसानों ने पथराव किया और कुरुक्षेत्र अंबाला हाईवे को कई घंटों के लिए जाम कर दिया। वो केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन को इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। सरकार का आग्रह था कि कोरोना को देखते हुए किसान रैली ना करें। मेरी सभी जो कल का जो आह्वान किया हुआ है रैली का कुछ किसान संगठनों द्वारा, उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि ये कोरोना का संकट है। पहले ही बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है। कृपा करके कुछ दिनों के लिए इस आंदोलन को स्थगित करें। किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनका कहना है कि सरकार कहीं इन अध्यादेशों के लाने के बाद फ्यूचर में एमएसपी सिस्टम को ना खत्म कर दे। पुलिस की लाठियां खाकर भी किसान हाईवे पर डटे रहे। आखिरकार जिला प्रशासन ने उन्हें पीपली जाने की इजाजत दे दी, जहां उन्होंने प्रदर्शन करना था। जो रैली रखी थी 10 तारीख की, इसमें फिर हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय है कि हमारे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 100 बैरिकेड कम से कम इन्होंने लगा दिए, लाठीचार्ज किया, सैकड़ों लोगों को इन्होंने चोटें मार डाली हैं। आज उधर किसानों पर इस बर्बर लाठीचार्ज की विपक्ष ने निंदा की। आज पीपली में जब अपनी जायज मांग लेकर किसान और वहां के आड़ती, व्यापारी और मजदूर वहां जा रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां भाजी गई हरियाणा सरकार द्वारा। बर्बरता से उनको पीटा गया और लोग गिरफ्तार किए गए। ये जो मांग है ये उनकी जायज है। सरकार जो है कोरोना के बहाने में बहाना बनाकर किसान की आवाज दबाना चाहती है। किसान की आवाज दबा नहीं सकती, ना दबने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालता है। मामला 3 जून को केंद्र द्वारा पारित 3 कृषि अध्यादेशों का है। पंजाब हरियाणा के किसान इससे नाराज हैं। अगर सरकार ने जल्दी उन्हें समझाकर रास्ता नहीं निकाला तो ऐसे टकराव और देखने को मिलेंगे। कुरुक्षेत्र से कमल सैनी के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के खाते के लाखों रुपए किस तरह से मुंबई में बैठे जालसाज ने उड़ा दिए, किस तरह से चेक को क्लोन कर इसे अंजाम दिया गया, कमाल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। अब रामलला के मंदिर के लिए जमा रकम भी ठगी से निकाली जा रही है। अयोध्या के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट हैं। कल दोपहर स्टेट बैंक की क्लियरिंग ब्रांच में जब 9,86,000 का चेक पहुंचा तो शक होने पे बैंक ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जानकारी की। मैंने उत्तर दिया मुझे मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा। और मैंने अपने अकाउंट सेक्शन से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। ये बात हमने लखनऊ के एसबीआई के उस व्यक्ति को बताई जिसने सवाल किया था। बैंक ने ट्रस्ट के नाम पे कैश हुए और चेकों के बारे में छानबीन की तो पता चला कि 2 और चेकों को क्लोन कर ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। 1 सितंबर को चेक नंबर 740799 से 2.5 लाख रुपए और 8 सितंबर को चेक नंबर 740800 से 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। दोनों चेक मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक में जमा हुए। 9 सितंबर को 9,86,000 का चेक मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसी चेक के बारे में जब ट्रस्ट से जानकारी की तो मामला खुला। 2.5 लाख का चेक उसने 1 सितंबर को जमा कर दिया। हमने ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान देता भी नहीं, हमारा भुगतान अकाउंट अलग है। 3.5 लाख का चेक उसने 8 सितंबर को जमा किया। जब एक ही आदमी लगातार
चेक दे रहा है, तब उन्होंने तीसरे चेक पर हमसे पूछ लिया। मामले की एफआईआर अयोध्या कोतवाली में दर्ज कर ली गई है। पुलिस का साइबर सेल मामले की जांच करेगा। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट के चेक क्लोन कैसे हुए। क्लोन हुए सारे चेक ट्रस्ट की चेकबुक में मौजूद हैं। मुंबई के जालसाज को ये चेक कैसे मिले? क्या बैंक से चेक जारी होते वक्त ही क्लोन हो गए या अयोध्या में किसी ने चेक क्लोन कर लिए? जांच टीम इन्वेस्टिगेशन में लगा दी गई है। लखनऊ की हमारी टीम गई है, उनसे बातचीत हो रही है और जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा गया है वो महाराष्ट्र का अकाउंट शो कर रहा है, वहाँ भी हम लोग पता कर रहे हैं। उस अकाउंट को सीज कर दिया गया है। हैरत सिर्फ ये नहीं है कि जालसाज ने इंसान तो इंसान, भगवान को भी नहीं बख्शा, लेकिन उससे बड़ी हैरत उस दुस्साहस पे है जो रामलला के मंदिर के खाते से रुपया उड़ाने के लिए चाहिए। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु पुलिस को कहां मिला कई क्विंटल गांजा, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ इधर ड्रग्स माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान में बेंगलुरु पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक फार्म हाउस से कई क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। इस बीच कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के साथ साथ संजना से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। गांजे की खेप इतनी बड़ी थी कि इन्हें गाड़ियों में भरकर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर लाना पड़ा। तकरीबन 1350 किलो गांजा कलबुर्गी में एक फार्म हाउस में छुपाकर गुप्त तहखाने में रखा गया था। Naika Tanda near Kalagi in Kalburgi district. 7 kilometers from Kalagi. ये पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल फर्जी ग्राहक बनकर कलबुर्गी गए। एक हफ्ते तक इन दोनों को ड्रग्स माफिया घुमाता रहा, लेकिन आखिरकार ये चार 150 किलो की खेप जैसे ही देने आए, गिरफ्तार कर लिए गए। फिर गिरफ्तारी के बाद वो हमें फार्म हाउस ले गए, जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ भेड़ पालन किया जाता है। वहाँ भेड़ तो नहीं मिली, लेकिन तहखाना मिला जिसमें 1.5 टन गांजा छुपाया गया था। सब कुछ काफी ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता था। हमारे लिए काफी मुश्किल भरा ऑपरेशन था। ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ चलाए जा रहे बेंगलुरु पुलिस के इस खास अभियान में कन्नड़ फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी भी पुलिस की गिरफ्त में आई। इस मामले में कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं। रागिनी द्विवेदी ड्रग्स मामले में एक और अभिनेत्री संजना से क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। इस सिलसिले में कुल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें एक विदेशी भी शामिल है। गुरुवार को एक और गिरफ्तारी हुई प्रशांत रंका नाम के सोशलाइट की। देखिए, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सतत चल रहा है। अब हमारे लिए सारे एक्यूज बराबर हैं, एक ही तरह हैं, और हम जिनके अगर जैसे एविडेंस आ रहा है वैसे काम चल रहा है। काम पूरा पुलिस जैसे कानून के हिसाब से होना चाहिए, पूरे कानून के हिसाब से। पिछले 1 महीने से चल रहे इस खास अभियान में अब तक 40 के आसपास गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें फिल्मी हस्तियां भी शामिल हैं और बड़े पैमाने पर ड्रग्स की जब्ती भी हो रही है, जिसमें LSD, MDMA, एस्टेसी पिल्स, वीड ऑयल और ब्राउन शुगर शामिल है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। मुंबई के खार इलाके में कंगना के घर के बाहर से सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।